यूथ अचीवमेंट के सचिवालय इंटर लेवल टेस्ट में आप लोग को स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देवपाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिए, देवपाल के संदर्भ में पहला जानना है जरूरी है कि देवपाल क्या है कि पाल वंश के शासक थे। पाल वंश के शासक थे और ये धर्मपाल के पुत्र थे। तो पहला क्या होगा? सही होगा, यानी धर्मपाल के पुत्र थे पहला शासक। पहला जो ऑप्शन है ए सही है। दूसरा है उसमें पूर्वोत्तर में प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है, असम को कहते हैं, उत्तर में नेपाल और पूर्व में सागर तट। यानी कि साम्राज्य का विस्तार जो है वो साम्राज्य विस्तार क्या है? पूर्वोत्तर में प्राग ज्योतिषपुर यानी असम, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट में उड़ीसा में अपनी सत्ता का विस्तार किया था। यानी धर्मपाल ने जो सत्ता स्थापित किया था उसको ये बढ़ाया कहां? प्राग ज्योतिषपुर, नेपाल और उड़ीसा तक। उसने कन्नौज संघर्ष स्वयं को दूर रखा, ये गलत है। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुए थे, उसमें पाल वंश से धर्मपाल और देवपाल जुड़े हुए थे। फिर ऐसा ही होंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो ये गलती हो जाएगा कि कन्नौज संघर्ष स्वयं को दूर रखा था, कन्नौज के संघर्ष में शामिल था। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बौद्ध धर्म के प्रसाधक रूप में जाना जाता है, ये सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। दूसरा है बिहार किस क्षेत्र में कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश तिरहुत से जुड़ा हुआ है, यानी कि दरभंगा से लेकर नेपाल तक फैला हुआ था कर्नाट वंश शासन। और इसके जो संस्थापक थे वो थे नान्यदेव। फोकस क्वेश्चन होगा, नान्यदेव क्या थे? कर्नाट वंश के संस्थापक थे। दरभंगा से नेपाल तक फैला हुआ था, तिरहुत में उदय हुआ था। ध्यान रखना कि इसका राजधानी था सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ क्या था? इसका राजधानी था। आंसर क्या हो जाएंगे? तिरहुत। आंसर क्या होंगे? तिरहुत। नान्यदेव संस्थापक थे, दरभंगा नेपाल क्षेत्र में फैला हुआ था और सिमरावगढ़ क्या था? इसका राजधानी था। बिहार में नंगी हड़ताल ध्यान रखिए कि नंगी हड़ताल का 4 मई 1930 को हुआ था। गांधी जी के दांडी मार्च के दौरान, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ध्यान रखिए कि स्वदेशी वस्त्र का आह्वान किया गया था और वहां छपरा जेल में बंद बंदियों को लगता था कि स्वदेशी वस्त्र नहीं है जो जेल में उन्हें दिया जाता था पोशाक, इसलिए उन्होंने नंगी हड़ताल किया था छपरा जेल में 4 मई 1930 को। ताकि ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इसका आयोजन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान एक और महत्वपूर्ण बिहार में कार्रवाई हुई थी। चौकीदारी कर पर रोक लगाया गया था। चौकीदारी कर पर रोक लगाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएंगे? छपरा जेल। तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय। ध्यान रखना यहां क्वेश्चन है बिहार प्रदेश से। बिहार प्रदेश में क्या होगा? इबन बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्की सत्ता के संस्थापक थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। आंसर क्या होंगे? इबन बख्तियार खिलजी। अगर पूरा भारत पूछता, हिंदुस्तान में पूछता तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे और वास्तविक होता जाते इल्तुतमिश। और तुर्क सत्ता का संस्थापक पूछता तो कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक पूछता तो इल्तुतमिश। आंसर होंगे इबन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? लखनौती। लखनौती वर्तमान में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। लखनौती को राजधानी बनाया था। औदांतपुरी की पाल वंश के संस्थापक ने गोपाल ने क्या राजधानी बनाया था? औदांतपुरी में। आंसर क्या होगा? सी। पाटलिपुत्र
उदयन ने राजधानी बनाया था, उदयन ने राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने 1225 किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार प्राप्त किया है? हिसामुद्दीन इवाज, हिसामुद्दीन इवाज को पराजित करके बिहार में अपनी सत्ता को फैलाया था। ध्यान रखना 1225-26 में, 1225-26 में दरिया खान नुहानी, ये मूल जुड़े हुए हैं अकबर के शासनकाल से। दीपा कर्माकर रियो ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र जिम्नास्ट भारत की है, जिम्नास्ट से जुड़ी हुई है। ध्यान रखना कि रियो ओलंपिक में भाग ली थी। आंसर हो जाएंगे जिम्नास्ट। सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में लिस्टेड कीजिए। सबसे छोटा जो होता है बाइट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बिट, उसका क्या होता है कि किलो बाइट, उसके बाद मेगा बाइट, उसके बाद टेरा बाइट और उसके बाद गीगा बाइट। तो इसको 1024 करते जाइएगा। 1024 बाइनरी फॉर्म में है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 6 गीगाबाइट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। घटते क्रम में है तो टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। टेराबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और इसको गीगाबाइट, यहां टेराबाइट है, यहां टेराबाइट, ये गीगाबाइट और यहां टेराबाइट। क्या टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। प्रस्तावना में उल्लिखित न्यायिक आदर्श किस देश से के संविधान से उद्धृत किए गए हैं? ध्यान, प्रस्तावना संविधान का आदर्श है, संविधान का आदर्श है। और यहां जो न्याय की बात कर रहा है, न्यायिक आदर्श, न्याय की यानी सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय लिए गए सोवियत संघ से, सोवियत संघ से। और 3 तरह के न्याय लिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोवियत संघ से। आंसर हो जाएंगे सी। वही बंधुता, समानता, बंधुता समानता फ्रांस से, बंधुता समानता फ्रांस से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का पहला लाइन हम भारत के लोग, यूएसए से। आंसर हो जाएंगे सी। कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? एक कोलिमा मैक्सिको में स्थित है, कोलिमा। सेमेरू यानी कि इंडोनेशिया में, और माउंट एटना जो है वो है इटली में, इटली सिसिली। जुमेंजी नहीं है कुछ भी। आंसर का 10 का ए। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। क्या हुआ? बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से है। सितार से रविशंकर, डांडिया गुजरात का डांस फॉर्म है, डांडिया गुजरात डांस फॉर्म है, इसे गरबा भी कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में लावनी हो जाएगी, राजस्थान में घूमर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएंगे? 12 का सी। समुद्र तल की किसकी ऊंचाई अधिकतम है? ध्यान, बंगलोर जो है वो है मैसूर के पहाड़ी में, मैसूर की पहाड़ी में स्थित है। बाकी जो तीनों दिख रहे हैं ये समतल, ये मैदान में है। ये क्या है? मैदान में है। तो मैदान समतल होता है और पहाड़ी ऊंचा होता है। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बंगलोर। आंसर क्या होगा? बंगलोर। ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो 3 ऑप्शन क्या होगा? समतल भूमि से देंगे, मैदानी भाग से देंगे और एक ऑप्शन क्या होगा? पहाड़ी भाग से देंगे। बेंगलोर क्या है? पहाड़ी भाग से जुड़ा हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 16 जनवरी को।
16 जनवरी 2022 से मनाया जाता है, 16 जनवरी 2022 से मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 14 जनवरी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना के बीच पहला एक्सरसाइज अयुत्या थाईलैंड में। ध्यान रखना कि ग्रुप से भारत की अयोध्या और थाईलैंड का, ये दोनों शहर को मिलाकर बनाया गया था अयुत्या, जो क्या है भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरुआत की गई है। पंचायत राज के प्रबल समर्थक थे, सभी हो जाएंगे। महात्मा गांधी तो जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी ने बोला कि अगर भारत को विकास करना है तो गांव को विकास करना चाहिए, गांव को विकास के लिए पंचायत जरूरी है। राजीव गांधी के समय क्या हुआ कि एलएम सिंघवी समिति का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर संवैधानिक दर्जा मिला। सिद्धराज जड्डा राजस्थान में पंचायत लाने के लिए प्रमुख समर्थक थे। इन सब क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। महात्मा गांधी के दर्शन पंचायती राज था। राजीव गांधी ने बहुत से संवैधानिक रूप से कोशिश किया था, 64वां संशोधन विधेयक भी लाया था। और सिद्धराज जड्डा राजस्थान में पंचायती राज लाने का श्रेय उन्हीं को मिलता है। इन सब क्या आ जाएंगे? उपयुक्त सभी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है कि इसी तारीख को 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया गया था। आंसर क्या हो जाएंगे? बी। हाल ही में भारत का पहला केंद्र पोषित गाय अभ्यारण्य या मुजफ्फरनगर, ध्यान रखना कि ये गोकुल मिशन से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का भाग है। अगर मान लीजिए केंद्र वित्त पोषित नहीं रहे और सिर्फ रहे कि पहला गौ अभ्यारण्य, ये हो जाएंगे भोपाल। यहां ये स्वतंत्र रूप से किया गया था और मुजफ्फरनगर में केंद्र वित्त पोषित है। आंसर क्या हो जाएंगे? मुजफ्फरनगर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नासिन कैंपस का उदाहरण क्या है? कस्टम, नारकोटिक्स इससे जुड़ा हुआ है। ये चालू किया गया आंध्र प्रदेश में, श्री साई जिले में, आंध्र प्रदेश में श्री साई जिले में, सत्यसाई जिले में। कस्टम, इनकम और नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ था। हाल में किसने मिस अमेरिका का ताज जीता है? मेडिसन मार्स में। तो आसान क्वेश्चन है। राइडर कप गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ताश का कोई कप अभी तक नहीं हुआ है, बाकी बास्केटबॉल देखते हैं। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसे होता है? ध्यान रखिए कि मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तु कीमत बढ़ जाती है। और कीमत बढ़ने के दो महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि डिमांड बढ़ गया होगा, सप्लाई कम हो गया होगा, या तो हो सकता है कि कॉस्ट बढ़ गया होगा वस्तु का। तो कीमत बढ़ जाने का कारण से तो लेनदार का मतलब समझिए कि जो ऋणी है, जो ऋण लिया है, तो ऋण लिया है, जिस समय मान लीजिए कि 100 रुपया में उसने 10 रुपए के 10 पेन लिए थे, लेकिन अब कीमत बढ़ गया है, तो उसको 100 रुपये लौटाना है और इसका कीमत 20 RS हो गया है। मात्र 5 पेन का दाम ही लौटा रहा है, 5 पेन का दाम ही लौटा रहा है, तो 5 पेन फायदा हो जा रहा है। तो ऋणी को क्या होता है? फायदा हो जाता है और ऋणदाता को घाटा हो जाता है।
तो घाटा जाता था। आंसर क्या आ जाएंगे? लेनदार। सितार और तबला का आविष्कारक है अमीर खुसरो। रामानंद, जाना कि भक्ति आंदोलन को हिंदी भाषा में फैलाए थे। दूसरा, दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लाए थे रामानंद। मियां तानसेन बेजू बावरा संगीतकार हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लाया गया था। अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि दोषित व्यक्ति को तो कुछ स्वतंत्रता दी गई है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। गिरफ्तार व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। आंसर क्या जाएंगे? 21A। भारतीय राष्ट्रीय धर्म चक्र की कितनी तल्लियां हैं? 24 है। 24 तिल्लियां हैं, जो मूल रूप से 24 घंटे के प्रतीक है। इसे व्हील ऑफ लॉ कहा गया है कि भारत में कानून का शासन 24 घंटे चल रहा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बिहार का डांस फॉर्म विदेशिया, जट जाटिन, सामा चकवा, सामा चकवा। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, ओडिशा का ओडिसी। तो आंसर क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, भारत कम से कम 7 वर्ष का 7 वर्ष करने होंगे पंजीकरण से। तो इसका अलग अलग है। और भारतीय मूल के होंगे तो 6 महीना। भारतीय मूल के होंगे 6 महीना। स्वतंत्र रूप से चाहते हैं तो 11 वर्ष, लेकिन पंजीकरण से 7 वर्ष। सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, इसलिए सबसे चमकीला भी है। सबसे चमकीला है, कारण क्या है? यहां CO2 की मात्रा 97% भाग वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सबसे ज्यादा उपग्रह है, इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। यूरेनस जानना कि लेटा हुआ ग्रह है, लेटा हुआ ग्रह है। आंसर क्या होंगे? शुक्र। आंसर क्या होंगे? शुक्र। कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य सम्मिलित है? देखते हैं ऑप्शन वाइज। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से, मैक्स के ये इसमें बहुत से 6 भाग हैं। सामाजिक नेतृत्व, भारत रत्न विशिष्ट व्यक्तियों को मिलता है। ज्ञानपीठ पूरी तरह से साहित्य से, ज्ञानपीठ पूरी तरह से साहित्य से। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? ये जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी पे है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। निम्नलिखित वह फसल मौसम कौन सा जो मई जून में शुरू होता है? जाना यानी कि मानसून काल में शुरू होता है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसल होती है। ये क्या होती है? खरीफ फसल। ये क्या होती है? खरीफ फसल। रबी फसल में आते हैं गेहूं, दलहन और तिलहन। गेहूं, दलहन और तिलहन। किस ग्रह की कक्षा सूर्य की सबसे नजदीक है? निम्नलिखित में से, इस निम्नलिखित में से देखते हैं कि अगर सूर्य है सबसे पहले बुध होगा, उसका क्या हुआ? शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल। तो कौन होंगे? मंगल। इसमें ऑप्शन में मंगल सबसे नजदीक होगा। तो सबसे दूर कौन होगा?
इसके अंतर्गत है यूरेनस, इस ऑप्शन यूरेनस, नहीं तो नेपच्यून हो जाएंगे। ऐसे ही मंगल के बाद क्या होगा, क्षुद्र ग्रह होता है, यहां क्षुद्र ग्रह होंगे, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और लास्ट में वरुण या नेपच्यून। तो सबसे इस ऑप्शन में मंगल होंगे, वैसे होंगे बुध, वैसे होगा बुध। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाले प्रधान सामान्य अन्न चावल है। उत्तर भारत में चावल खाया जाता है, दक्षिण भारत में उसको पीस कर रवा, इडली सब कुछ खाया जाता है। चावल क्या है, मुख्य फसल है। संविधान में मौलिक कर्तव्य के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किस समिति की अनुशंसा थी, स्वर्ण सिंह समिति। कहां रखा गया है, भाग 4A में। अनुच्छेद कौन सा है, 51A है। और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं, शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इनसे क्या 42वां संविधान संशोधन। 40वां संशोधन से संपत्ति के अधिकार को सौंप किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य जुड़ा हुआ, 51 कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जो हैं USA, UK, पीपुल्स डेमोक्रेटिक ऑफ चाइना, रसिया, फ्रांस। तो आंसर क्या क्या जाएंगे, चीन का लोक गणतंत्र, पीपल्स डेमोक्रेटिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कुमार स्तंभ महाकाव्य कालिदास का है। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासोकृत लिख रहे। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्या, कालिदास। किस जनगणना दशक में अंतर्गत भारत की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ये ध्यान रखना कि सबसे कम कहां हुई थी, 1921 में। सबसे कम कब हुई थी, 1911 से 1921 में सबसे कम। और सबसे ज्यादा हुए थे 1971 से 81, जब भारत में क्या हुआ, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का दौर आया था। आंसर 1971 से 81। सबसे कम 1911 से 21। कौन सम्मिलित है, एस्किमो कहां है, कनाडा और अलास्का में पाई जाती है। ओरांग और गोंड भारत में, और लैप्स मलेशिया में। लैप्स क्या, मलेशिया में। तो आंसर क्या हो जाएंगे, एस्किमो कहां पाया जाता है, कनाडा में। कनाडा और अलास्का, कनाडा और अलास्का। समांतर अर्थव्यवस्था यानी काला धन, यानी इसका तात्पर्य है कि लोग कर की चोरी करें। इसका मतलब है मुद्रा जमाखोरी, यानी मार्केट मुद्रा नहीं है। मार्केट मुद्रा नहीं है, मार्केट मुद्रा नहीं होता है तो सरकार को लगता है कि मार्केट की मुद्रा कम गया है, तो आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है। इस कारण से मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं हो पाती है। तो इनसे क्या, मौद्रिक नीतियां कम प्रभावी हो जाती है, क्योंकि सारा मुद्रा कहां चल गया, लोग जमा करके रख लेते हैं।
नागरिक सेवाओं प्रतियोगिता परीक्षा 1953 में, 1953 में। देखो सिद्धांत से स्वीकार किया गया, इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब कि खुली रूप से। वैसे एग्जामिनेशन प्रक्रिया तो 1833 में चालू कर दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ बंद थी, ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए था। भारतीयों के लिए खुला किया गया 1853 में। तो आंसर क्या होगा 1853। निम्नलिखित में किस तोमर शासक को दिल्ली शहर का स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? अनंगपाल को। क्या है? अनंगपाल को। अनंगपाल को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम शासका रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240 के बीच में विश्व की प्रथम मुस्लिम महिला जो शासिका बनी थी, रजिया सुल्ताना। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। एक्सप्रेस योर सेल्फ एयरटेल, कनेक्टिंग पीपल BSNL। ठीक है। दो बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो। क्या है? पल्स पोलियो अभियान से जुड़ा हुआ है। 1995-96 में भारत में शुरुआत की गई थी। इसी अभियान कारण से भारत में क्या है? पोलियो से मुक्ति मिल गई है। ऐसा क्या होगा? पल्स पोलियो अभियान, दो बूंद जिंदगी के। निम्नलिखित भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रगामी यानी स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? रिपन को, लॉर्ड रिपन को। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जाना कि मद्रास नगर निगम की स्थापना किया था। भारत जनगणना मेयो के द्वारा, जनगणना मेयो के द्वारा। लिटल ने वर्नाक्युलर पेश एक्ट लाया था और कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, और ये दोनों घटनाएं राष्ट्रवाद को जन्म देने में उत्तरदायी थी। आंसर क्या होगा? रिपन। किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल किया गया है? आगरा का किला। आगरा का किला, बाकी सब पहले से। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को पॉपुलरिटी नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। वहीं 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को मोटंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। तो मिंटो क्या थे? भारत में वायसराय, और मार्ले थे जो कि भारत सचिव। भारत निम्नलिखित कौन सा सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि जिसमें नौकरी दी जाती है, सरकारी नौकरी दी जाती है? भारतीय रेल। भारतीय रेल। ठीक है। अभी आप लोग का साइंस का सेशन होगा। धन्यवाद। बिहार एसएससी का सेट नंबर 59 का आपका लोग का साइंस का क्वेश्चन 51 से स्टार्ट हो रहा है। 51 में जो क्वेश्चन है आपका, इनुलिन पाई जाती है। इनुलिन क्या है? तो एक प्रकार का पौधा है और वो एक फ्लावर है, फूल है ना। जैसे तो इनुलिन जो पाया जाता है वो डहलिया के गाढ़दार मूल में पाया जाता है, यानी जड़ में पाया जाता है, और इसका नेचर होता है कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, है ना। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है। इनुलिन पाई जाती है कहाँ? तो डहलिया के गाढ़दार में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 में है कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना। तो पहला नंबर की प्रतिबिंब, अगर ये नेत्र है, ये नेत्र है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बन जाता है ना। वो प्रतिबिंब नेत्र गोलक के बाहर बन जाता है ना। कहाँ बन जाता है? यानी आपका दूरदृष्टि में नेत्र गोलक के बाहर बन जाता है। इसका मीन्स कि गोलक का साइज आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है, जिसके कारण वो आगे बनता है। तो यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन आंसर में कि नेत्र गोलक के मध्य नहीं, नेत्र गोलक के बाहर, तो नेत्र गोलक के बाहर होता है
है ना। और दूरदृष्टि को दूर किससे किया जाता है, दूरदृष्टि है क्या, तो दूरदृष्टि में होता है कि दूर के वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन निकट के वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसे हम लोग दूरदृष्टि कहते हैं, है ना। और दूरदृष्टि को जो निवारण होता है वो उत्तल लेंस के द्वारा होता है ना। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, अमीटर शंट के किस क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर जो है शंट के किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर एवं श्रेणी दोनों में, और आपका है कभी समांतर और कभी श्रेणी में, है ना, कभी समांतर और कभी श्रेणी में। तो इसका मीन्स कि आपका क्या कह रहा है कि अमीटर में शंट को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आंसर होगा आपका क्या कि अमीटर में शंट को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो क्या होता है, समांतर क्रम में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉन्ड एलन बेल्ट का निर्माण किस क्षेत्र में होता है। बॉन्ड एलन बेल्ट क्या है कि किसी ग्रह के चारों ओर मैग्नेटिक क्षेत्र में जब प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, तो वहां रेडिएशन उत्पन्न होता है, उसी को बॉन्ड बेल्ट कहते हैं। और बॉन्ड बेल्ट का निर्माण किस क्षेत्र में होता है, तो मुख्य रूप से विषुवत क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ml²T-2 दे दिया है, पूछ रहा है कि किसका है, पावर है, गतिज ऊर्जा है, संवेग है या दाब है। तो हम लोग कह सकते हैं पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टी। तो फोर्स का क्या हम लोग लिखते हैं mL/T⁻², I इंटू एल। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बाई टी। किसका मीन्स किसका हो जाएगा mL²T⁻T, जो कि आपका ए नहीं है, यानी पावर नहीं होगा, क्योंकि पावर का ए हो रहा है। दूसरा हो गया गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हो रहा है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। एम जो हो गया केजी है ना, तो mv² यानी एम हो गया, और आपका क्या है वेलोसिटी, तो LT-2, तो L² - 2 mL²T-2, है ना। LT-1 होता है, तो LT-1 में क्या करेंगे, यानी वेलोसिटी बराबर होता है LT-1। तो LT-1 में हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, था L² - T², है ना। तो हो जाए mL/T-2 होगा, यानी कहने का मीन्स आंसर गतिज ऊर्जा का होगा। संवेग का क्या होता है, संवेग का P बराबर होता है mv, और वेलोसिटी का हो जाता है m का तो m ही है, और वेलोसिटी के LT-1 होता है, तो ये नहीं होगा, है ना। इस प्रकार दाब का भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। 55 का आंसर आपका बी होगा। 55 का आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है। तो अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया है, एक गैस है, कार्बन कार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की इलेक्ट्रोड की ओर गति को कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में प्रभाव, कोलाइडी कणों की इलेक्ट्रोड की ओर गति को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपवहन, विद्युत कण संचालन और विद्युत का प्रसारण। तो
तो कह रहा है गति, तो विद्युत कण संचालन हो जाएगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव अत्यधिक प्रदर्शित करता है जल स्नेही सौर, जल विरोधी सौर, स्टार्च विलयन, ए एंड बी दोनों, है ना। तो यहां पर कह रहा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जल स्नेही सौर और जल विरोधी सौर, है ना। तो टिंडल प्रभाव में जल के साथ, टिंडल प्रभाव हम लोग उसको कहते हैं कि जल के बूंदों के साथ जो कणों का, है ना, कणों पर जब किरणें पड़ती है तो उसमें वो चमक आती है ना, रे उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो मुख्य रूप से होता है जल विरोधी, सॉल्व हो जाना चाहिए, आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर खतरनाक पदार्थ मानी जाती है? कैल्थ्रेट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पॉलीजल और हाइड्रोजन जल, तो पॉलीजल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का आयन विभव सर्वाधिक है? आयन विभव सर्वाधिक, है ना। आयन विभव किसको कहते हैं कि किसी भी तत्व से या किसी भी आइटम से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है उसी को आयन विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, आईपी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहने के बेस की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा देना पड़ता है उस ऊर्जा को आईपी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दे दिया है कि जितना साइज छोटा रहेगा तो आईपी, क्योंकि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी जितना कम रहेगा उसमें आईपी का मान, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, अधिक होगा, और जितना साइज बड़ा रहेगा, है ना, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा, क्योंकि रेडियस इसका उतना ही ज्यादा होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो हम लोग पीटी में देखते हैं कि पीटी में आते हैं टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ते जाता है। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सीजियम है, तो इसका बड़ा साइज होता है, और ये बड़ा साइज होने के कारण यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। यहाँ कम ही एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसलिए सबसे मिनिमम कहाँ होगा तो सीजियम में, और सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा हीलियम में, क्योंकि हीलियम नाभिक के नजदीक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ होता है। तो यहां पर आपका आंसर बी होगा, हीलियम होगा। अगला क्वेश्चन, मूल गोप अनिरूट कैप नहीं पाया जाता है जलीय पौधा में? मेजोफाइट्स, हेलोफाइट्स, अमरुदभिदी में, है ना। यानी यहाँ पर कहते हैं जलीय पौधा, मूल गोप, रूट कैप। रूट कैप का क्या काम है? जैसे रूट है किसी भी प्लांट का, ये रूट है, तो रूट में इस प्रकार का एक कैप लगे होते हैं जो क्या करता है, जमीन के अंदर जाने में ये मदद करता है ना, जमीन के अंदर जाने में मदद करता है। लेकिन जो जलीय प्लांट है, जैसे मान लीजिए कि जलीय प्लांट है, तो जलीय प्लांट में वहां पर पानी है, उसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसलिए जलीय पौधा में रूट कैप नहीं होता है, मूलगोप नहीं होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। समुद्र भेदी मेजोफाइट में पाया जाता है, लवणीय भेदी में पाया जाता है, मरुभेदी में पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से जलीय पौधा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट उत्तक है। उत्तक क्या है? उत्तक क्या है कि सिमिलर बहुत सारे सेल आपस में जब कलेक्शन होते हैं, है ना, जुड़ते हैं, तो इसका ओरिजिन सिमिलर होता है और एक प्रकार का ही क्या होता है, सेल्स होते हैं, और इसकी कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो कोशिकाओं के ऐसा समूह जो उत्पत्ति एवं कार्यों में समान होते हैं। दूसरा, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना में समान होती है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार में समान होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति एवं कार्यों में समान होता है ना। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना में समान होते हैं, उत्पत्ति होनी चाहिए समान, आंसर ए। नेक्स्ट, जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदलने से, यानी जल को, जब इसमें जल भरा हुआ है तो जल को ठंडा करेंगे तो ये बर्फ में बदल जाएगा, और बर्फ में जब बदल गएगा तो क्या होगा, डेंसिटी इसका कम होगा,
है ना, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जल का घनत्व बढ़ जाएगा। गलत बात, जल का घनत्व कम हो जाएगा, ये तो सही है, अपरिवर्तित नहीं होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को डिब्बे के आंतरिक सतह टीन की पूर्ति होती है, ना कि जस्ते। यानी खाद्य पदार्थ को जो डब्बे में जो भरा जाता है वो डब्बा जो है टीन की बनी होती है, जिंक के नहीं बनाया जाता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है, जस्ते टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में रखा खाना लंबे समय तक ताजा बना रहता है, क्यों? रेफ्रिजरेटर के अंदर का ताप बहुत कम होता है, ताप कम होने से किण्वन नहीं होता। ए और बी दोनों सही लग रहा है, रेफ्रिजरेटर का परावैज्ञानिक चिन्ह नहीं, यानी ए और बी दोनों, यानी आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का नामकरण के द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया? जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया? पहला है डी कैंडोले, आर एच व्हिटेकर, कैरोलस लिनियस और इनोवास, है ना। इवानोस्की जो क्या था, वो क्या क्या था, टोबैको मोज़ेक वायरस का सबसे पहला खोज कौन किया था? इवानोस्की ने किया था, किस पर? तंबाकू के पत्ती पर, है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस। यहां पर कह दिया कि जीवों का नामकरण द्विनाम पद्धति कौन दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने, है ना, आंसर सी। ये आर एच व्हिटेकर क्या क्या 5 पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी से ताप में कमी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की कमी से ताप में कमी नहीं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि, आंसर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न से थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी1 का थायमिन कहते हैं, बी2 का राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी लिखा हुआ है तो इसका मीन्स बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन बी है। इस प्रकार आपका आंसर विटामिन बी1 है। ठीक है, 69 में देखेंगे, आलू में कार्बनिक पदार्थ के अधिक मात्रा में संचित होने का क्या कारण है? आलू में कार्बनिक पदार्थ के अधिक मात्रा में संचित होने का क्या कारण है? आलू में कार्बनिक पदार्थ को अधिक मात्रा में संचित होने का क्या कारण है? आलू में स्टार्च का रूपांतरण होता है, आलू में सोया शर्कराओं का निर्माण कर रहे हैं, स्टार्च में बदल देता है, आंसर आपका बी होगा। दूसरा है कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को आलू में पहुंचकर एक्टिवेट हो जाता है। शरीर में मोच आने का क्या तत्व है? स्नायु का कम खींच जाना, स्नायु का अधिक खींच जाना, हड्डियों का खींच जाना, आंतरिक अंगों का खींचा हो जाना, यानी आंसर ए। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित होता है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा नहीं। इसमें क्या होता है, एक बलय होती है, एक साल में पौधे में एक रिंग बनता है जिसको हम लोग बलय कहते हैं, है ना। और इसी बलय को गिनने के बाद हम लोग बता देते हैं कि किसी भी वृक्ष का आयु इतना है, आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, यदि हम एक छोटी बाल्टी में कुछ जल लेकर बाल्टी को दरवाजा कर तेजी से घुमाया जाए तो बाल्टी बिल्कुल उलटी हो जाने पर भी जल नहीं गिरता, इसका कारण क्या है ना। जब हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई रस्सी बाहर में करके जब बाल्टी को घुमाते हैं तो बाल्टी यहाँ पर आने के बाद भी जो पानी से भरा रहता है वो नहीं गिरता है। इसका रीजन है कि यहाँ पर जो होता है अंडर रूट GR के बराबर होता है और यहाँ पर होता है अंडर रूट 5GR ना। तो यहाँ जो होती है वो mg लगता है, तो इसका भार जो होता है कितने के होता है mv स्क्वायर बाई r, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि जब अगर हम तेजी से घुमाएंगे
बाल्टी को जब हम तेजी से घुमाएंगे, रोडी रस्सी को जब हम तेजी से घुमाएंगे, यानी अंडर रूट जी आर से अधिक या बराबर तक में पानी नहीं गिरेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कम वेलोसिटी से गिराएंगे तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, किस बल का काम होता है, तो किस बल के बराबर होता है, तो एम वी स्क्वायर। यानी यहाँ पर कह रहा है कि एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन एम या बराबर, बराबर या ग्रेटर देन है तब ये नहीं होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, अभी केंद्रीय बल आंसर सुना रही है। 15 ग्राम पानी को 60 कैलोरी ऊष्मा देने पर उसका ताप कितना बढ़ेगा। 15 ग्राम पानी को 60 कैलोरी ऊष्मा देने पर उसका ताप कितना बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग बराबर एक बराबर कहते हैं एम एस डेल टी, है ना, एम एस डेल टी। इसलिए एक दे दिया, एक दे दिया आपका कितना ग्राम, 15 ग्राम। एक कितना होता है, स्पेसिफिक कितना होता है, 1 होता है। एक दे दिया कितना आपका 60 कैलोरी, है ना। तो आपको कर रहा है टी निकालने के लिए, तो 15 टी, इसलिए टी बराबर हो जाएगा 60/15। यानी आंसर क्या होगा, 4, 15 का 60 यानी 4 डिग्री। ये आपका अलग से आ गया है, हमको 4 डिग्री होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं ऐसा है, इसमें कह रहा है कि लेमडा आपका दे दिया है, लेमडा आपका दे दिया है कितना, 600 नैनोमीटर। और क्या दिया है, तो प्रकाश लंबाई का एक वर्णीय प्रकाश हवा से, हवा में करा है। तो न्यू रिफ्लेक्टिविटी ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। अब कह रहा है कि कांच का दे दिया है, दूसरा μ2 दे दिया है, वो कांच का, ग्लास का, है ना, इसका दे दिया है 1.5। तो लेमडा 2 का मान निकाल, ये दे दिया। तो हम लोग जानते हैं कि μ1 लेमडा 1 इक्वल टू μ2 लेमडा 2, है ना। तो μ1 आपका एयर है तो 1 है, इंटू लेमडा 1 दे दिया आपको कितना 600, और ये μ2 दे दिया आपको 1.5, लेमडा 2 हम लोग को निकालना है। तो लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 600 बटा कितना 1.5, है ना। तो 4 दो है 6 यानी 400, होगा बी 400 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो क्या होता है, प्रकाश विद्युत की धारा बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ती है तो वहां पर आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रकाश की विद्युत धारा बढ़ जाती है, एकदम ऐसे ही। प्रकाश की विद्युत धारा घट जाती है, गलत है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, गलत बात है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये भी सही। यानी इसका आंसर जो ए एंड डी दोनों होगा, ए एंड डी दोनों होगा। आगे आप लोग का क्वेश्चन 76 से है, मैथ का, मैथ वाले सर आ रहे हैं, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर से करेंगे। चलिए लो, वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ये हम लोग आज सेट नंबर 159 का मैथ का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेट नंबर 159 का, ओके। चलिए, तो पहला प्रश्न ही बहुत ही बेहतरीन सा एक प्रश्न है, इसको हम लोग मजे में बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, कि जैसा कि कहा जा रहा है कि दो बराबर गिलास, है ना, यानी गिलास क्या है, दोनों बराबर क्षमता वाले हैं। तो वो क्या है, क्रमशः 1/4 और 1/3 दूध से भरे हैं। चलिए 1/4 इसमें दूध है, इसमें 1/3 दूध है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें कि इनकी मात्राओं को, इनका जो आयतन है उसको बराबर कर लें, तो मजा आएगा। देखिए तो इसको भी हम 3/3 से गुना कर दे रहे हैं,
और इसमें 4/4 से। इससे क्या मिल गया, ये 3/12 भाग जो है वो दूध है, और ये बता रहा है कि 4/12 भाग जो है वो दूध है। ठीक, यानी कि अगर टोटल 12 है इसका आयतन, उसमें से 3 क्या है आपका दूध है, और इसमें से 4 भाग जो है वो दूध। बस इतना समझ गए, और दोनों का जो कुल है वो 12 है। अब कहा जा रहा है कि अगर उन दोनों को ऊपर तक पानी से भर दिया जाए, यानी इसमें तो 12 टोटल इसकी आयतन है, तो 3 ऑलरेडी है, तो और कितना भरेंगे बाबू पानी इसमें, और हम 9 मिला देंगे। तो इसमें जो पानी आप मिलाओगे वो कितना मिलाओगे 9, और इसको पूरा भरने के लिए आप पानी जो मिलाओगे वो कितना मिलाओगे 8, तभी ना 8 4 12 हो जाएगा। और अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस जग में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जरा ध्यान से देखेंगे कि जब दोनों मिश्रणों को आपस में मिलाया जाएगा तो उस बर्तन में जो हमारा दूध से जो पानी का अनुपात होगा, हमारे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, दूध कितना 4 3 7, और पानी कितना 8 और 9 17, है ना। कितना इजी था, देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे तो काफी आसान हो जाएगा, है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा ही एक तड़कता भड़कता प्रश्न आपके सामने है कि एक टैंक ए और बी नलों से क्रमशः 12 और 16 मिनटों में भरा जा सकता है। एक टैंक है बाबू, जिसे आप क्या कर सकते हो, नल ए और नल बी के द्वारा क्रमशः 12 और 16 मिनटों में भर सकते हैं। 12 मिनट में ये, और जो दूसरा है वो 16 मिनट में इसे भर सकता है। तो सी द्वारा 8 मिनट में खाली किया जा सकता है। सी क्या कर सकता है, तो 8 मिनटों में खाली कर सकता है। अगर टैंक खाली हो और तीनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक कितने मिनटों में भरेगा। आइए तो हम सबसे पहले क्या करें कि टोटल वर्क देख लें। तो 12 16 8 का एलसीएम जो होता है वो हमें पता है 48 होता है। तो इससे हम सबकी क्षमताएं निकाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा, ये 4 इकाई काम करेगा पॉजिटिव में, ये 3 यूनिट काम करेगा पॉजिटिव में, और ये 6 यूनिट वर्क करेगा नेगेटिव में। ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली का। अब जैसा कि बताया गया है कि टैंक खाली हो और तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक कितने मिनटों में भरेगा। ओके, जरा देखा जाए, जब तीनों चालू हो जाएंगे तो क्या होगा, कुल काम कितना करना है 48, और तीनों चालू हैं तो ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा और ये 6 खाली करेगा। तो फाइनली जो टाइम लगेगा बाबू वो लगेगा 7 में 6 गया तो 1, यानी कि 48 मिनट, है ना। कितना बेहतरीन सवाल है। आइए अब ये है कि एक बंदर भैया है जो क्या कर सकते हैं, एक चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करते, एक चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं जिसकी ऊंचाई है 14 मीटर। इसकी ऊंचाई है 14 मीटर, ठीक। इसकी ऊंचाई है 14 मीटर। अब कहता है कि वह बंदर भैया क्या करते हैं कि शुरुआत में इस पे 2 मीटर तक चढ़ते हैं, अपना कोशिश करके 2 मीटर चढ़ते हैं पहले मिनट में, है ना। वह पहले मिनट 2 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट में वह 1 मीटर फिसल जाता है, यानी जहां पे पहुंचा होता है उससे वह फिसल करके फिर नीचे आ जाता है, यानी वो फिर यहां पहुंच जाता है, 1 मीटर वह फिसल जाता है। यानी हम देख पा रहे हैं कि 2 मिनटों में, इन 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट के समय अंतराल में वह बंदर भैया 2 चढ़ते हैं और 1 मिनट में अगले फिसल जाते हैं। तो फाइनली वह केवल और केवल 1 मीटर ही चढ़ पाते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली देखें कि 1 मीटर करके चढ़ना है तो 14 मीटर चढ़ना है, तो चूंकि 2 मिनट
में 1 मीटर, तो 14 चढ़ने में 14 दूना 28, तो हम लोग मार के निकल जाएंगे, जबकि ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि बंदर जो है अगर ये ऊपर एक बार पहुंच जाए यहां, तो उसके बाद वो फिसलेगा नहीं, बंदर जो है वो यहां से फिसलेगा नहीं। तो हमें यही पता करना है कि वो पहली बार वहां कब पहुंच जाएगा। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वो जो मैक्सिमम वर्क वह कर सकता है एक बार में, तो एक बार में वो कितना चढ़ सकता है, अधिकतम 2 मीटर। तो उसकी जो अधिकतम क्षमता है 2 मीटर की, उसको हम टोटल वर्क में से सबसे पहले घटा देंगे। सबसे पहले हम लोग घटा देंगे, यानी 14 में से हम लोग पहले 2 मीटर घटाएंगे, और वो कितना मिलेगा मुझे, 12 मीटर। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि वह बंदर 12 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। पूर्ण चक्रों में हमेशा वो n हमेशा क्या होगा, पूर्णांक में होगा। जरा देखिए तो 12 मीटर चढ़ने में कितना समय लगाएगा, तो आप इसमें 12 से गुना करें, तो आप कहेंगे कि इन 24 मिनट्स हमारा जो बंदर भाई साहब है वो 12 मीटर की दूरी पर रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए कि 24 मिनटों में 12 मीटर पे रहेगा, यानी यहां पे आ जाएगा। जैसे ही अब बारी आएगी, वो 12 मिनट मतलब 24 मिनट का मतलब फिसल कर, इन 24 मिनटों में ऐसे ऐसे 12 चक्र चले हैं, तो वह 12 बार चढ़ा होगा और 12 बार उतरा होगा। 12 बार चढ़ा और 12 बार फिसला। इस बात को ध्यान रखना है, कई बार ये पूछता है कि कितनी बार फिसलेगा, तो आप देख सकते हैं कि इस समय के अंतराल में वह 12 बार फिसला है और 12 बार चढ़ा है। कितने के अंदर में, 24 मिनटों के दौरान। अब वह फिसल के अपना ग्रिप बना के रुका हुआ है, तो जैसे ही अगला दम वह लगाएगा, इसके बाद से जब वह 12 पे पहुंच चुका है, जब वह अगला दम लगाएगा तो उसको 2 ही मीटर बचा हुआ है। तो जैसे ही अगली छलांग वह लगाएगा, तो वह बाकी का जो 2 मीटर है वह केवल और केवल 1 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो कि 24 और 1 25 मिनटों के अंतराल में बाबू जो हैं, बंदर भैया जो हैं, वो 14 मीटर के खंभे के ऊपर पहुंच जाएंगे और इसके बाद वह नहीं फिसलेंगे। अब इसमें प्रश्न यह है कि वह कितनी बार चढ़ा, तो चढ़ने का काम उसने कितनी बार किया, एक बार और, यानी 12 + 1 है ना। तो कितनी बार चढ़ा, 13 बार चढ़ा, और फिसला कितनी बार, केवल 12 बार। तो कई बार यह भी सवाल आता है कि चढ़ने के दौरान वह कितनी बार फिसले हैं, तो आप क्या बोलोगे, केवल 12 बार फिसले। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। अभी 79 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि मोहन जो है वह 100 मीटर की दूरी 20 मिनट में पूरी कर लेते हैं, और सोहन भैया को वही दूरी को पूरा करने में 25 मिनट लगता है। तो मोहन जो है वो सोहन को कितनी दूरी से पछाड़ेगा, इसका क्या मतलब है। ये ऐसी बात है कि 2 स्थानों के बीच की दूरी जो है वो कह रहा है कि 100 मीटर है। अगर हमारी जो मोहन भैया है और सोहन बाबू दोनों के दोनों एक ही समय पर अगर इस दूरी को तय करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो इनको लगता है 20 मिनट। 20 मिनट में वो यहां पहुंच जाते हैं। मोहन भैया का जो समय है यात्रा का वह केवल कितना है, टाइम ऑफ मोहन भैया जो है वो केवल 20 मिनट है, और जो हमारा टाइम ऑफ सोहन भैया है वो है 25 मिनट। तो प्रश्न ये है कि जब मोहन भैया वहां पहुंच जाएंगे तो सोहन जी कितने पीछे रहेंगे। यानी उस रेस में अगर हम 100 मीटर का रेस का चर्चा कर दें कि किसके बीच, सोहन और मोहन के बीच रेस लगा दिया जाए, तो मोहन भैया सोहन को हराएंगे। तो जब मोहन यहां पहुंच जाएंगे तो सोहन कितने पीछे रहेंगे। तो हमें यही पता करना है कि 20 मिनटों में तो ये पूरा कर नहीं पाएगा तय। आपको पता है कि 25 मिनट में तय करता है, तो वह कितना पीछे रहेगा, जितना दूरी वह बचे हुए 5 मिनट में तय करता हो। तो हम क्या लिखेंगे कि मोहन भैया जो हैं वह सोहन जी को पछाड़ेंगे कितने से, आप कहेंगे चूंकि 25 में वह 100 तय करते हैं, तो 5 में कितना कर पाते हैं,
तो 25 चौका 4 25 20 मीटर, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग कि 20 मीटर से मोहन जो है वो सोहन को पछाड़ देगा। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो परिस्थिति होगी कि जब हमारे मोहन भैया यहां पहुंच जाएंगे कितने मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, उतने समय में हमारा जो मोहन तो पूरा यहां चला गया, सोहन जो है वो केवल यही रहेगा। 20 मिनट में सोहन जो हमारा यहां होगा, यानी कितनी दूरी बची हुई होगी उनके लिए, 20 मीटर की दूरी बची हुई होगी, 20 मीटर की दूरी, और वो कितने देर लगाएंगे, और 5 मिनट और लगेगा। यहां सोहन कब होगा, 20 मिनट के बाद, और 5 मिनट लगेगा उनको। तो मोहन जो है वो कितने से हरा देंगे उनको, 20 मीटर से। बस इतना ही आपको करना है ये चीज कि 25 में 100 तो 5 में कितना। आइए, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक गाड़ी एक खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई बताएं। काफी बेहतरीन प्रश्न है एक। गाड़ी की लंबाई बराबर, किसको पार किया जा रहा है, खंभे को। जो भी दूरी वो पार कर रहा है वह उस गाड़ी की अपनी लंबाई ही है। तो हम लिख सकते हैं कि 36 गुने कन्वर्ट किया जाए चाल को 5/18 से, और समय में गुना कर दिया जाए तो इतना मीटर, 18 2 25 10 80 मीटर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस गाड़ी की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, 80 मीटर। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ आ रहा है, आप सभी कमेंट करते रहें। चलिए, कि 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 8 और 10 है को पिघलाकर एक नया घन बना दिया जाता है, तो नए घन की भुजा की माप क्या होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नया आकृति होगा उसका जो आयतन होगा वह बाकी तीनों आकृतियों के आयतन के योग के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब जो होगा वो बड़े वाले घन का जो भुजा होगा उसके आयतन के बराबर होगा। ये सबको अगर जोड़ा जाए तो 216 प्लस 512 और प्लस 1000, तो ये आपका आ रहा है 1728, जो कि 12 का क्यूब है। एक जाना पहचाना नंबर है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कमान जो होगा वो 12 होगा। और यही आपसे पूछा गया है कि उस नए घन की जो भुजा होगी वो कितनी की होगी, तो आप कह देंगे 12 सेंटीमीटर। एम आई राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रकार से। जनसंख्या की वार्षिक बढ़त की दर 5% है। अगर वर्तमान जनसंख्या दिया गया है तो बताइए कि 4 वर्ष के बाद कितनी होगी। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या, चार वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, तो 1,60,000 तो है ही, और दर है 5 यानी 105, और बटा 100, और कितनी बार, 4 बार, क्योंकि 4 वर्ष बाद पूछा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1 60 21/20 होगा। ये 21 का पावर 4 और 20 का पावर 4 है ना। तो आप देख सकते हैं आसानी से ये आ रहा है 1 30 441 गुने 21 गुने 21। अब इसकी कहानी देखिए, तो 2 का पावर 4 तो 16 होता है, और 16 पे कितने जीरो, 4 जीरो, यानी ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया आपका। बचा केवल कौन, वही 21 का पावर 4 अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो आसानी से आ सकता है। तो गुना करिए, 21 से कम 21, और उसके बाद 21 चौके 84 और 2 86, और 21 चौका 84 और 8 92, और गुना 21। तो फिर से आप करेंगे 21 से कम 21 का 1, 21 सॉरी हाँ 21 छक्के 126, 126 और आपका 12, 138 का 8। अब यहां से देख पा रहे हैं कि केवल इसी में है, तो आप तरातरी
कर सकते हैं आसानी से। 1,94,481 पूरा करने की जरूरत नहीं। आइए, अविनाश ने 5 साइकिलें 450 रुपए की दर से खरीदी। उसने प्रति साइकिल 150 रुपए मरम्मत पर खर्च किए, तो 35% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से साइकिल बेचनी चाहिए? तो प्रति साइकिल उसका लागत क्या है, देखिए, प्रति साइकिल लागत मूल्य तो 450 तो है ही, एंड प्लस 5 साइकिल, प्रति साइकिल 150 लगा है। तो इसका मतलब है कि आप जोड़े 150, यानी कितने का हो जाएगा वो? 600 रुपये का। प्रति साइकिल का जो लागत है वो 600 है, और वो कितना प्रॉफिट चाह रहा है? 35% का। तो प्रति साइकिल विक्रय मूल्य तो 600 प्लस 600 का 35%, 600 प्लस 210, 625 का 0, 18, तो 810 रुपये करके क्या किया जाएगा? प्रत्येक साइकिल को बेचा जाएगा। आइए, राजेश, रमेश और रंजीत की औसत वर्ष 25 है, उनका उम्र का अनुपात दिया गया है। तो राजेश भैया की उम्र बताइए कि क्या होगी। देखिए, राजेश जी हैं, रमेश बाबू हैं और रंजीत जी। अब इनका जो औसत, इनका जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:5:7। अब प्रश्न है कि इनकी औसत आयु, सबको जोड़िए, 7, 5, 12, 3, 15, 15 बराबर दिया गया है आपको 25 × 3, 75, यानी 1 अनुपात का मान जो मिलेगा आपको वो 5 मिलेगा। अब किसका पूछा जा रहा है? राजेश भैया का। तो आपको 5 से सब में गुना करना है, तो 5 दिए 15 वर्ष, इसमें गुना करेंगे 5 से, 5 पचे 25 वर्ष, इसमें गुना करेंगे 5 से, तो 5 सते 35 वर्ष। यानी आप देख पा रहे हैं कि राजेश भैया की आयु जो है वो 15 वर्ष। आइए, एक किसान ने 12% सरल ब्याज पर ऋण लिया और 4 वर्ष बाद उसने 2442 देकर पूरा ऋण चुका दिया, तो ऋण की मूल राशि क्या होगी? तो मूल राशि बराबर 12% दर है, 4 साल में 12 चौके 48 होगा, यानी कि 148 बराबर दिया हुआ आपको 2442। तो कह रहा है कि ऋण की मूल राशि क्या होगी? इसको काट सकते हैं, काटिए। 2 से काटा जाए तो 2 सते 14 और 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। बारह % तरल ब्याज से ऋण लिया और 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपये देकर, ठीक तो लिखा है हमने, पूरा किया, तो ऋण की मूल राशि बताइए। ठीक है आपका, यानी कि 12 चौके 48, 148 बराबर दिया हुआ है, आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। अब देखिए, 2 से काटा जाए इसको, 2 37 50। अब देखिए 37 से कितनी बार में कट रहा है आपका? अगर 13 से काटा जाए तो नहीं, 23 से काटा जाए, 23 33 से काटिए आप। अगर इसको 33 से काटा जाए तो 37 गुना 33 है ना, 3 सत्ते 21, 3 दिए 9, तो 11, 3 सत्ते 21, 11 आपका 1221, 33 बार में करना है। और 33 पचे 165, यानी 1650। ठीक है। आइए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसके चौड़ाई के 1.5 गुनी है,
एक आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई उसके चौड़ाई के 1.5 गुनी है, यानी कि ये अगर 2x है तो ये जो होगा वो 3x होगा। और भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है आपको, यानी L इंटू बी आपको पता है, तो 3 दूना 6x² बराबर 600, तो x² बराबर में 100, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 10 होगा, इसमें नेगेटिव वैल्यू मान्य नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भूखंड की लंबाई, तो आप इसमें गुना करें, 3 गुना 10 अर्थात 30 मीटर। आइए, रमेश और महेश एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, तो 3 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? जब एक ही स्थान से दोनों चल रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी, दोनों के बीच की अभिष्ट दूरी बराबर दोनों का सापेक्ष चाल, क्योंकि दिशा विपरीत है तो जुड़ेगा 4 + 6, और 3 घंटे के बाद देखने के लिए कहा जा रहा है। तो 4 10 दिए 30 किलोमीटर, यानी उनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 30 किलोमीटर हो जाएगी। 270 का 30%, तो 270 का 30% प्लस 64 का 5/8, ये निकालेंगे 27 दिए 81 और प्लस 40 यानी 121। 3600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए? चलिए, तो 3600 को सबसे पहले हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइज। तो 36 तो 36 गुना 100 तो दिख रहा है, 60 का स्क्वायर है ये। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, और 100 क्या कर सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। आपका 2 कितना सारा है, 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब सवाल है इसको किससे गुना करेंगे तो यह एक पूर्ण घन संख्या में तब्दील हो जाएगा। यही कहानी है आपका, ठीक है। तो आपको पता है कि पूर्ण घन होने का मतलब, अगर कोई संख्या पूर्ण घन है, इसका क्या मतलब? पूर्ण घन होना मतलब जितने भी अभाज्य गुणनखंड आपको यहां दिख रहे हैं, 2, 3 और 5, इन सबके जो यहां घातांक है, जितने भी घातांक, इन सब का 3 का गुणज होना अनिवार्य है। तो क्या आपको दिखता है कि 4 3 का गुणज है? तो आप कहेंगे नहीं है सर। तो इसको अगर हमको 3 का गुणज बनाना है तो 6 बनाना होगा। तो 6 बनाने के लिए हमको गुना करना होगा 2 स्क्वायर से। इसका हमको 3 बनाने के लिए गुना करना होगा 3 के पावर 1 से, और इसका भी 3 अगर बनाना है तो हमको करना होगा निकटतम से, तो यहां भी 5 के पावर 1 से। यानी अगर हम इसमें 2 स्क्वायर से गुना करें, निकटतम 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा पावर में, और ये पावर में 3, यानी कि क्या देख रहे हो आप, 4 3 12 25 60। अगर आप सबसे छोटी संख्या किससे, अगर 60 से इसमें गुना कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक पूर्ण घन बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि पहले क्या है, ये 60 का स्क्वायर है, ये अभी क्या है, 60 का स्क्वायर है। तो इसको घन बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि 60 से इसमें गुना कर दो। चलिए, एक किले में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिनों की राशन व्यवस्था है। यदि 16 दिनों के बाद 125 व्यक्ति किला छोड़कर चले जाते हैं तो राशन कितने दिनों तक चलेगा? अब जरा देखा जाए कि अगर 275 व्यक्ति ही होते तो 16 दिनों के बाद खाना कितना बचा होता, 24 दिन का। लेकिन 125 आदमी किला छोड़कर चले गए, यानी कि 275 माइनस 125, 150 आदमी बचे, तो वो राशन कितने दिनों तक चलेगा? तो 25 से काटा जाए, 25 से 6 बार में, 25 से कम 25,
11 बार में, 6 से 4 बार में, यानी डी का मान आ रहा है 44। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि खाना जो है और 44 दिनों तक चलेगी। आइए, एक स्कूटर और एक टेलीविजन के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। अगर स्कूटर का मूल्य टेलीविजन से 6000 अधिक है तो टेलीविजन का मूल्य क्या होगा? काफी बेसिक क्वेश्चन है ये आपका। एक टेलीविजन का मूल्य, दोनों का अंतर आपको दिया गया है, अनुपात में अंतर 1 का है, तो 1 बराबर 6000। तो पूछा जा रहा है कि टेलीविजन का मूल्य जो कौन सा वाला है, सेकंड वाला, 2। यानी आप आराम से जवाब दे सकते हैं 12,000 टका। यह है कि मदन और सुनील एक व्यवसाय में भागीदार हैं। मदन 5 माह तक 5,000 और सुनील 6 माह तक 6,000। तो कह रहा है कि अगर कुल लाभ 610 हो तो सुनील का लाभांश क्या हो? तो मदन और सुनील, इनका जो लाभांश है वो कैसे बटेगा? ये बटेगा आपका, तो वो 5,000 रुपये लगा रहे हैं 5 माह तक, और ये 6,000 रुपये लगा रहे हैं 6 माह तक। बस अब सॉल्व कीजिए, 3 से 3 कंडीशन, तो ये 25:36 में बटेगा। तो कुल लाभ हुआ है 610, इनको जोड़ा जाए तो 25 + 36 यानी 61 बराबर 610 रुपया दिया हुआ आपको। तो एक अनुपात का मान क्या होगा? 10। तो इसमें इसका क्या हिस्सा हो गया? तो गुना 10 करेंगे इसमें भी, और इसमें भी गुना 10 करेंगे। तो 25 दहिया 250 रुपया, और 36 दहिया 360। तो सुनील का लाभांश क्या होगा? सुनील का लाभांश हो जाएगा आपका 360, है ना? आप समझ पा रहे हैं? चलिए, कमेंट अवश्य करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें, जिससे हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है ना, और हम लोग और बेहतर तरीके से आपको बताने के लिए एक्टिव होते हैं, या फिर और इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि एक रेडियो का मूल्य बजट से पहले 30% बढ़ता है और बजट के बाद 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी का, तो जो कुल बढ़ोतरी होगी इसमें आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। कुल बढ़ोतरी लगाइए, ये भी पहले 30 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, 30 गुने 20/100, तो कितना हो जाएगा ये? 50 और 6 56%। यानी कि जो बढ़ोतरी होगी फाइनली कितनी होगी? 56%। ये ममता ने 9 वर्ष पहले शादी की थी। शादी के समय जो उसकी आयु थी वो आज उसकी आयु की, अब ये छूट गया है बाबू। अगर हम मान के चले कि 1/1/3 है, तो मान के चले तो क्या होता है? तो 1/1/3 का मतलब 3 × 3 = 4/3। यानी ये कहना चाह रहा है कि जब उसकी शादी हुई थी, शादी के समय की उसकी आयु और उसकी वर्तमान आयु, इसका आपको अनुपात दिया हुआ। क्या दे रहा है? कि शादी के समय जो उसकी आयु थी वो आज उसकी आयु के, आज उससे उसकी आयु इतनी गुनी है, आज जो है उससे आयु उसकी इतनी गुनी है। मतलब ये अगर 3 था तो अभी 4 का है, ठीक है, बढ़ गया है। और 9 साल पहले उसका शादी हुआ था, यानी इन दोनों आयु में कितने का डिफरेंस है? अनुपात में 1 का, जो कि वास्तव में 9 वर्ष के बराबर है। यानी कि इसका शादी के समय का आयु 27 वर्ष था और अभी उसका आयु है 36 वर्ष। अब सवाल कह रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है, यानी उसकी पुत्री की आयु पता कीजिए अभी। तो वर्तमान में पुत्री की आयु, वर्तमान में, तो 36 का 1/6, यह आ जाएगा आपका 6 वर्ष। अब पूछ रहा है कि नहीं, बताइए कब का? 2 वर्ष पूर्व का बताइए। इसीलिए 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु 6 - 2 4 वर्ष। अब क्या देंगे जवाब?
4 वर्ष। लेकिन ध्यान रखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1/1/3, 1/1/3। कि रोहन ने अपने वेतन का 12% अनाथ आश्रम में दान देने के लिए फैसला किया। दान देने वाले दिन उसने अपना मन बदला और 3150 रुपये दान दिए, जो पहले तय की गई रकम का केवल 75% था। तो रोहन का वेतन क्या था? अब काफी आसानी से हम समझ सकते हैं कि जितना उसको दान देना था, वास्तव में वो जो दान कितना देना चाहता था, वास्तव में जो दान वह देना चाहता था वो कितना था? तो जितना दिया है वो केवल 75% ही है। तो उसकी एक्चुअल दान देने की जो मंशा थी वो कितनी थी? वो इतना दान देना चाहता। पच्चीस चौका और 25 दिए, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और गुने 4, यानी कि 4200 रुपया वो दान देना चाहता था। उसकी एक्चुअल जो राशि थी, वास्तविक राशि, जितना वो चाहता था दान देना, लेकिन दिया कितना उसने? केवल 3150। जितना वो देना चाहता था वो 12% था उसके वेतन का, इसीलिए उसका वेतन क्या रहा? तो उसका वेतन बराबर, तो जो दान की राशि है वो केवल 12% है और वो 4200 है, इसीलिए 100 क्या? तो 4 से काटा जाए 3 बार में और ये 25 बार में, 3 से ये 1400, 25 गुना 14 आप करोगे, 25 12 300, 350 पे 2 जीरो, यानी क्या कहेंगे आप? 35,000। उसकी जो वास्तविक आय थी वो कितनी थी? 35,000। आइए, 50 विद्यार्थी और 5 शिक्षकों की एक कक्षा में विद्यार्थी 50 है। और टीचर्स 5 है। कहते हैं कि कुल संख्या के 12% चॉकलेट, प्रत्येक, ये संख्या हो गया ये, और चॉकलेटों की संख्या, चॉकलेटों की संख्या प्रत्येक के पास। तो कहते हैं कि छात्र के पास कुल संख्या का 12% चॉकलेट है, छात्रों की कुल संख्या का, यानी कि प्रत्येक के पास कितना होगा? 50 का 12%, यानी 6 करके। और टीचरों के पास कितना है? तो कुल छात्रों की संख्या का 20%, यानी 50 का 20%, ये 10 हो जाएगा आपका। ये प्रत्येक के पास, प्रत्येक के पास। अब कुल चॉकलेट पूछा गया है, तो कुल चॉकलेटों की संख्या, तो पहले कहेंगे 50 छात्र, प्रत्येक को 6, 5 टीचर, प्रत्येक को 10, 300 प्लस 50, 350। अब ये है 21 का प्लस 189, 2916 का 18% का गुना 25 होगा। तो 2916 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको देखना है कि क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये जो 2916 है, इसका कई तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ 29 के लिए क्या ले लें? 5 ले सकते हैं आप, है ना? तो 5 लेंगे तो 5 बचे 25, 416 यहाँ आ गया, ये 5 हो गया, 5 5 10, 4 ले लीजिए, 54, 4 यानी 416, खत्म कहानी। यानी क्या हो जाएगा? वर्गमूल उसका 54। तो 54 का 68% और इंटू 25। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए? 25 से इसको काट देना चाहिए, 4 से इसको काट देना चाहिए, है कि नहीं? फिर आप देख पा रहे हैं कि x बराबर अब क्या होगा? तो 17 चौका 68 का 8, 17 पचे 85, 85 और 6 918 माइनस 189। अब आप 18 में से 9 देंगे तो 9 बचेगा, ये 10 बचेगा, 10 में 8 गया तो 2 होगा, ये 8 में 1 गया तो 7 होगा, यानी 700
29 है ना। 18 में 9 गया तो 9, अब जोड़ के देख लीजिए, 9 9 18 का 8, 8 2 10 1 11 का 1, 8 2 10 7 1 8 9, 15 के घन के दुगुने के, 15 के घन के दुगुने के 7/12 के 38%, 38% का मूल्य क्या है। अब आप लोगों का काम है कि इसको बनाया जाए, है ना। इसको आप सॉल्व करें, मजे से बनाएं, जो भी काटकूट होता है उसको काटकूट करें और सॉल्व करें। एक कलश में 3 नीली 5 काली और 3 लाल गोलियां हैं। ये 2 गोलियां यादृच्छिक निकाली जाती है, इनमें से किसी के नीले न होने की क्या प्रायिकता है। तो किसी की नीले न होने का मतलब होता है या तो काली होगा या लाल होगा। तो आपके पास ऐसी गोलियां 8 है जो नीली नहीं है, तो दोनों के दोनों गोलियां कोई और कलर के हो, यानी 8 में से कोई हो। और कुल कितना है, 5 3 8 और 3 11। और दूसरा गोली भी निकालो तो 7, कोई बाकी के 10 में से। यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका कि वह प्रायिकता उस घटना की कि कोई भी नीला नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 चौके और 2 पचे, यानी 7 चौका 28/55। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेहतरीन एक। तो आप लोग अवश्य कमेंट करेंगे, चैनल को है ना जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी अवश्य करें अगर पसंद आ रहा है तो। आपके लाइक बहुत मायने रखते हैं। चलिए देखिए कि 4 संख्याओं ए बी सी और डी का औसत 40 है, ए बी और ई एफ का भी औसत 20 से 40 है, तो कौन सा सत्य है। तो अगर औसत सेम है तो ये तो फिक्स है कि उनका योगफल भी सेम ही रहा होगा। इनका योगफल जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर औसत 40 है तो उनका योगफल भी सेम होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ए से ए कटा, बी से बी कटा, यानी क्लियर कट है कि सी प्लस डी का मान जो हो रहा है वही प्लस एफ के बराबर ही हो रहा है ना। तो हम कहेंगे ये आंसर क्या होगा आपका, बी। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे प्रश्नों के हल किए। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा हर एक प्रश्न। और आप लोग अवश्य कमेंट करें, ये बार बार कह रहा हूं मैं। और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद।